नमस्कार। 17 अगस्त 2025 की महत्वपूर्ण समसामयिकी भाग 1 में आपका स्वागत है। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। आज हमारे पास कई जरूरी खबरें हैं, नई सरकारी योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय मामले, कुछ रक्षा पहल और आर्थिक अपडेट्स भी हैं। हो सकता है कुछ मुद्दों पर हमने पहले भी बात की हो, तो एक तरह से ये रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की, मतलब PMVBRY। इसके बारे में बताएं। जी देखिए, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करने में सहायता करना, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत। 3.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल, और इसके 2 हिस्से हैं जैसा आपने पूछा, भाग ए और भाग बी। अच्छा। भाग ए उन कर्मचारियों के लिए है जो पहली बार EPFO से जुड़ रहे हैं। उन्हें 15,000 रुपए तक के वेतन पर 1 महीने का EPF अंशदान मिलेगा, प्रोत्साहन के तौर पर 2 किश्तों में। और इसकी कोई शर्त, वेतन सीमा वगैरह? हाँ, उनका मासिक वेतन 1 लाख रुपए तक होना चाहिए और भुगतान सीधा DBT मोड से होगा। ठीक है। और भाग बी? भाग बी नियोक्ताओं के लिए है। उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा 3,000 रुपए प्रति माह तक। अच्छा। हाँ, पर ये उन नए कर्मचारियों के लिए है जिनका वेतन 1 लाख रुपए तक है और जो कम से कम 6 महीने तक नौकरी में टिके रहते हैं। ये प्रोत्साहन 2 साल तक मिलेगा। और हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसे तीसरे और चौथे साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण कदम लग रहा है रोजगार बढ़ाने की दिशा में। अच्छा, आर्थिक मोर्चे पर ही एक और बात, GST सुधारों की भी चर्चा है। अगली पीढ़ी के सुधार। जी हाँ, अगली पीढ़ी के GST सुधार। इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर फोकस लगता है। स्ट्रक्चरल सुधार, रेट रैशनलाइजेशन मतलब दरों को तर्कसंगत बनाना, और ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन यापन में आसानी। स्ट्रक्चरल सुधार में क्या है खास? देखिए, इसमें सबसे अहम है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना। मतलब जहां कच्चे माल पर टैक्स तैयार माल से ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही, वही स्थिति। इसके अलावा क्लासिफिकेशन के जो मुद्दे हैं उन्हें हल करना, दरों में थोड़ी स्थिरता लाना, आम इस्तेमाल की चीज़ों पर टैक्स कम करना, और टैक्स स्लैब को सरल बनाने की भी बात है। शायद 2 स्लैब तक लाया जा सकता है। यानी GST को और प्रभावी और सरल बनाने की कोशिश। अच्छा, इसी सकारात्मक आर्थिक माहौल को शायद S&P की इस रेटिंग अपग्रेड ने भी बल दिया है। हाँ, कह सकते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। BBB। और आउटलुक स्थिर रखा है। और खास बात यह है कि 2007 के बाद S&P ने पहली बार भारत की रेटिंग अपग्रेड की है। ओ, काफी लंबे समय बाद। जी, ये असल में दिखाता है कि राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है, सरकारी खर्च की गुणवत्ता सुधरी है और बैलेंस शीट मजबूत हुई है। तो इसका फायदा? सीधा फायदा ये कि वैश्विक पूंजी बाजार तक भारत की पहुंच आसान हो सकती है और विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिल सकता है। चलिए, अर्थव्यवस्था से अब थोड़ा समुद्री और रणनीतिक मामलों की ओर बढ़ते हैं। 2 भारतीय एक्वानॉट्स ने अटलांटिक में गोता लगाया है। ये बड़ी खबर है। जी हाँ, ये वाकई एक ऐतिहासिक गोता है। उन्होंने 4,025 मीटर और 5,002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया। 5,000 मीटर? हाँ, और इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास गहरे समुद्र में खोजबीन करने की क्षमता है। ये गोता फ्रांस के समुद्री अनुसंधान संस्थान IFREMA के सहयोग से हुआ। फ्रांसीसी सबमर्सिबल नौटाइल का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, तो ये किसी बड़े मिशन का हिस्सा है? हाँ, इसे भारत के समुद्रयान मिशन की प्रस्तावना कह सकते हैं। समुद्रयान जो कि डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है। समुद्रयान मिशन? जी, इसका लक्ष्य है 2027 तक भारत में बने सबमर्सिबल मत्स्य 6000 में 3 एक्वानॉट्स को 6,000 मीटर की गहराई तक भेजना। 6,000 मीटर। और ये डीप ओशन मिशन क्या है संक्षेप में? देखिए, ये 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया था। एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है गहरे समुद्र के संसाधनों का पता लगाने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करना, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना और हाँ, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटना। इसके 6 मुख्य घटक हैं, जैसे गहरे समुद्र में खनन, जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाएं, जैव विविधता संरक्षण वगैरह। समझ गया। समुद्री गहराई से
अब जरा जमीनी सुरक्षा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की भी घोषणा की है। ये अवैध अप्रवासन से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, इस मिशन का सीधा मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है, खासकर सीमा वाले इलाकों में। इसके तहत क्या कदम उठाए जाएंगे? कई कदम हैं, जैसे सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, इसमें आधुनिक बाड़ लगाना, स्मार्ट निगरानी वगैरह शामिल है। फिर एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून बनाने की बात है, और जो अवैध अप्रवासी या शरण चाहने वाले हैं उनके बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखना। साथ ही भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र मतलब NID जारी करना। NID, ये तो काफी बड़ा कदम होगा। जी, इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय प्रत्यावर्तन समझौतों पर बातचीत करना और UNHCR, IOM जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग लेना भी इसका हिस्सा है। असल में स्रोत बताते हैं कि अवैध अप्रवासन के जो जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा पर असर पड़ रहे हैं, उनको देखते हुए ये मिशन लाया गया है। सीमाओं के साथ साथ देश के अंदर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा भी जरूरी है। क्या मिशन सुदर्शन चक्र इसी से संबंधित है? हाँ, मिशन सुदर्शन चक्र ये भी प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया है। इसका फोकस 2035 तक देश के जो महत्वपूर्ण नागरिक और रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी सुरक्षा पर है। ठीक है, मतलब क्या किया जाएगा इसमें? लक्ष्य ये है कि जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थल हैं उन्हें बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीक और हथियार प्रणालियों से लैस किया जाए। अच्छा, ताकि किसी भी दुश्मन के हमले को नाकाम किया जा सके और जरूरत पड़ने पर प्रभावी जवाबी कार्रवाई भी हो सके। ठीक है। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय PCA और सिंधु जल संधि को लेकर कुछ खबर है? भारत ने फैसला खारिज किया है। जी, भारत ने सिंधु जल संधि की व्याख्या पर PCA के एक हालिया फैसले को खारिज कर दिया है। PCA, जैसा कि आपने पूछा, ये हेग में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। अच्छा, 1899 में बना था। इसका काम सदस्य देशों के बीच मध्यस्थता और विवाद सुलझाना है। भारत भी इसका सदस्य है, पर इस मामले में भारत की असहमति है। समझ गया। और रक्षा सहयोग में SLINEX 25 अभ्यास। हाँ, SLINX यानी श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ये भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। कब से हो रहा है? ये 2005 में शुरू हुआ था। इस बार SLINX 25 में भारतीय नौसेना के जहाज INS राणा और INS ज्योति हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य सीधा है, दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल और समुद्री सहयोग को बढ़ाना, और ये भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर दृष्टिकोण के अनुरूप भी है। तो ये थी 17 अगस्त 2025 भाग 1 की कुछ अहम खबरें और उनका विश्लेषण। हमने नई रोजगार योजना से लेकर गहरे समुद्र में भारत की प्रगति, जनसांख्यिकी मिशन, आर्थिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक कई पहलुओं पर बात की। हाँ, काफी सारी महत्वपूर्ण पहले हैं। अब देखना ये होगा कि इनका क्रियान्वयन कैसे होता है और इनके दूरगामी परिणाम क्या निकलते हैं। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा से एक सवाल मन में आता है, भारत इतने सारे महत्वाकांक्षी मिशन एक साथ चला रहा है, रोजगार, समुद्री खोज, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब के बीच संसाधनों का आवंटन और प्राथमिकताओं का संतुलन साधना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, है ना? निश्चित रूप से ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर लगातार ध्यान देना होगा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इसे सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही भाग 2 के साथ वापस आएंगे।